Bismillahirrahmanirrahim. SK21. Let's start. A young girl is brought to the hospital by her parents. उसने पैरासीटामोल की टैबलेट्स खा ली थी आफ्टर आ ब्रेकअप. ठीक हो गया. अब उसने गोलियां तो खा ली है बट शी इज़ वाइटली स्टेबल और उसने सुसाइडल अटैम्प्ट परफॉर्म की है. अब वो वाइटली स्टेबल है. जो पैरासीटामोल का एंटीडोट इज़ एनेसिटाइलसिस्टीन बट शी इज़ वाइटली स्टेबल, तो आपने एंटीडोट नहीं देना बल्कि उसने सुसाइडल अटैम्प्ट किया तो आपने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है फॉर साइकेट्रिक इवैल्यूएशन. क्लियर? क्योंकि डिप्रेशन का केस लगता है या फिर सुसाइडल अटैम्प्ट का. ओके. 80 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको फीवर है, कन्फ्यूजन है, नेक स्टिफनेस है, डेट मीन्स मेनिंजाइटिस हो चुका है, कर्निक साइन ब्रूजन की साइन पॉजिटिव है एंड एलपी के ऊपर एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस साबित हो चुका है. बूढ़े पेशेंट में मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस इज लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन. डेट इज़ वाई आपने एम्पीसिलिन ज़रूर देनी है. नेक्स्ट इज़ एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको फीवर और राइट लेग में पेन है, राइट लेग में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, दैट मीन्स ऑस्टियोमाइलाइटिस है एंड द पेशेंट इज़ अ सिकल सेल एनीमिया. क्लियर? तो सिकल सेल वाले पेशेंट के अंदर कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इज साल्मोनेला टाइफी. नेक्स्ट इज एक बंदा है जो गिर गया है और उसका सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया है, तो फिर नर्व डैमेज इज एक्सिलरी नर्व और एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने की वजह से डेल्टॉइड की पैरालिसिस होती है. तो एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड और टेरिस माइनर को सप्लाई करती है. एक पेशेंट को पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है एक्सिला के अंदर जिसकी वजह से शोल्डर की एबडक्शन नहीं हो पा रही एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लैटरल आस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म. दिस इज वंस अगेन द लीजन ऑफ एक्सिलरी नर्व बिकॉज एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को सप्लाई करती है. अ पेशेंट हु इज़ अ पिकी ईटर कम्स टू द हॉस्पिटल विद अ एटैक्सिक गेट. ओके. एटैक्सिक गेट है, numbness है and tingling in the lower limb. This is a subacute combined degeneration of spinal cord. Clear? जिसके अंदर lateral corticospinal tract, dorsal column वाले ये सब चीज़ें affected होती है, तो इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती होती है. तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर. अ फीमेल हैविंग अ नॉक्टर्नल पेन एंड टिंगलिंग इन द थंब लैटरल 3.5 डिजिट्स के लिए कौन सी नर्व होती है? मीडियन नर्व. और अगर मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाए दिस इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम जिसके अंदर टीनल साइन एंड फैलन साइन पॉजिटिव होता है. 45 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद अ कंप्लेन ऑफ इंक्रीजिंग शू एंड रिंग साइज. ओके. दैट मीन्स के सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग होना शुरू हो गया. दिस इज़ ड्यू टू एक्रोमेगैली. एक्रोमेगैली में ग्रोथ हार्मोन का मसला होता है एंड दीज आर एसिडोफिल्स. क्लियर? ठीक हो गया. तो एसिडोफिल्स का ट्यूमर है क्योंकि जो एसिडोफिल सेल्स होते हैं वो दो ही होते हैं, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन वाले. ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो एक्रोमेगैली हो जाएगा. क्लियर? ठीक हो गया. और एक्रोमेगैली की वजह से सॉफ्ट टिश्यू का ग्रोथ होता है, कोर्स फेसेस होते हैं, डीपनिंग ऑफ वॉइस, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है. नेक्स्ट इज एक फुटबॉलर है जिसको नी इंजरी हो चुकी है और लैचमैन टेस्ट पॉजिटिव है. लैचमैन टेस्ट और एंटीरियर ड्रार साइन दीज आर स्पेसिफिक फॉर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी. नेक्स्ट इज के जो लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम में एंटीबॉडीज़ होती है अगेंस्ट द प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल. क्लियर? ठीक हो गया. और प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस होती है विच इम्प्रूव्स विद द एक्टिविटी. 66 ईयर ओल्ड क्रॉनिक स्मोकर जिसको लो ग्रेड फीवर है, हिमोप्टोसिस है, अनइंटेंशनल वेट लॉस है और एक्सरे के अंदर सेंट्रल कैविटेशन है. दिस इज़ द क्लियर. ये टीबी भी हो सकता है लेकिन वो टीबी आपका एमसीक्यूज़ में नहीं है तो ऑप्शंस में नहीं है. अब सेंट्रल कैविटेटिंग लीजन है. दिस इज सीन इन केस ऑफ स्मॉल सेल लंग कैंसर. क्लियर? ठीक हो गया. वैसे द बेस्ट आंसर शुड बी द सेंट्रल जो पेशेंट को हाइलर मैस है, सेंट्रल मैस है और कैविटेटिंग लीजन है. कैविटेटिंग लीजन स्क्वेमस सेल कैंसर में होती है. बेस्ट आंसर शुड बी स्क्वेमस सेल कैंसर, आई थिंक सो. नेक्स्ट इज 35 ईयर ओल्ड वुमेन जिसको वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस और पाल्पिटेशन है. क्लियर? डैट मीन्स के हाइपरथायरॉयडिज्म है और पेशेंट को एंटीरियर नेक पेन है जो कि जाँ में रेडिएट कर रहा है. डैट मीन्स दिस इज पेनफुल थायरॉइडाइटिस विच इज़ डीक्वेरवेन थायरॉइडाइटिस. थायराइड ग्लैंड इलाज है लेकिन टेंडर है, कोई आई साइन और प्रीटिबियल मिक्सोडीमा नहीं है विच आर द स्पेसिफिक फॉर ग्रेव्स डिजीज. T3 T4 के लेवल्स ज़्यादा है. क्लियर? और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक कम है. डैट मीन्स कि दिस इज थायरॉइडाइटिस और ये टेंडर थायरॉइड ग्लैंड है. डैट इज़ मीन दिस इज सब एक्यूट डीक्वेरवेन थायरॉइडाइटिस. नेक्स्ट इज 39 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जिसके सर्वाइकल स्पेयर में एपिथेलियल एटिपिया जो कि 2/3 को इन्वॉल्व कर रहा है. दिस इज कॉल्ड मॉडरेट डिस्प्लेजिया. ये एच सिल है, एच सिल. ठीक हो गया. दिस इज़ द
मॉडरेट डिस्प्लेजिया या एच सेल कहते हैं, हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रापिथेलियल लीजन। अब सर्वाइकल इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेजिया में न्यूक्लियर एटिपिया होता है और सेल की पोलैरिटी ख़त्म हो जाती है। जो सिन 1 है ये लोअर 1/3 को इन्वॉल्व करता है, सिन 2 लोअर 2/3 को इन्वॉल्व करता है, जो सिन 3 है वो लेस देन होल द एपिथेलियम को इन्वॉल्व करता है। फिर इसके बाद कार्सिनोमाइन C2 है, फिर एपिथेलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन की इन्वेजन होती है विच इज़ सीन इन केस ऑफ इन्वेजिव कैंसर। मलिग्नेंसी का जो हाल मार्क होता है वो क्या होता है, इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, वैसे ये कैंसर सेल की निशानी होती है। ओके, कौन सा पॉजिटिव आइनोट्रॉप वेजोप्रेसर, आइनोट्रॉप्स मीन्स विच इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड वेजोप्रेसर मीन जो कि वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता होता है। क्लियर, तो शुड बी गिवन इन मैसिव ट्रांसफ्यूजन वेयर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज डिक्रीज बाय सिट्रेट पॉइजनिंग। तो आपने क्या देना है, जब सिट्रेट होता है, सिट्रेट कैल्शियम को चिलेट करता है, जब कैल्शियम कम होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, दैट इज़ वाई आपने कैल्शियम देना है। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो ब्लड को एंटी कोआगुलेंट में स्टोर करते हैं, लाइक CPDA सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोस, एडिनिन, या ACD एसिड, सिट्रेट, डेक्सट्रोस। मतलब जो ब्लड स्टोर होता है उसमें सिट्रेट होता है, सिट्रेट कैल्शियम से बाइंड करता है और हाइपोकैल्सीमिया करवा देता है। और जब हाइपोकैल्सीमिया होगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा। तो आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने ज़रूर देना है जब भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो जाए। नेक्स्ट इज़ ओल्ड लेडी ऑफ 70 ईयर्स ओल्ड हॉस्पिटल में आई है और उसका BP काफ़ी ज़्यादा है। ठीक हो गया, ओके। तो मेन गोल ऑफ ब्लड प्रेशर विच शुड बी अटेन टू प्रिवेंट हर स्ट्रोक, तो क्या होगा, मेन इज़ 150/90। ओके, हमारे अंदर जो नॉर्मल होते हैं अडल्ट के अंदर 140/90 है, लेकिन जो एजड लोग होते हैं उसमें आपने 150/90 का थ्रेशोल्ड रट्टा मारना है। तो गाइडलाइंस यही है कि ऐसे पेशेंट जिनकी उम्र 60 से अबव है विदाउट डायबिटीज़ और CKD, टारगेट BP इज़ 150/90। क्लियर, जिससे स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 68 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट टू द कार्डियोलॉजी इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ कंप्लेन ऑफ पाल्पिटेशन, पल्स इज इरेगुलरली रेगुलर, जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन में देखने को मिलती है। ECG में एट्रियल फिब्रिलेशन पता लग गई है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म के लिए आपने एंटीकोआगुलेंट देना होता है, खासतौर पर अगर वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है तो वारफेरिन आपने देनी है। फिर इस सिनेरियो में देखते हैं चैट्स वैस स्कोर इज़ हाई। कैसे चैट्स वैस स्कोर इज़ हाई, बिकॉज इसके एज ज़्यादा है, 65 से ऊपर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं बताई हुई। इन एट्रियल फिब्रिलेशन, अच्छा अगर चैट वैस स्कोर अगर 0 और 1 है तो एस्पिरिन देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा है तो आपने वारफेरिन देनी होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में ब्लड की स्टेसिस होती है जिसकी वजह से थ्रोम्बोइम्बोलिज्म वगैरह आपको देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट इज anti-SCR एंटीबॉडी या एंटी टोपोआइसोमरेज एंटीबॉडी इज सीन इन डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा। एक पेशेंट को पेनफुल ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स है, दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड फिनोमिना। एग्जामिनेशन पे पता लगा कि स्किन टाइटनिंग है ओवर द फिंगर्स, ओके, स्किन टाइटनिंग ओवर द फिंगर, दिस इज कॉल्ड स्क्लेरोडक्टाइली, और ये देखने को मिलती है anti-SCL 70 में। सही हो गया। वैसे बेस्ट आंसर शुड बी एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी, जो कि लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में या क्रेस्ट सिंड्रोम में होती है। नॉन केस ऑफ COPD इज गिवन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर 24 आवर्स। 24 आवर के बाद पता लगा कि वो डिस्निक हो गया और अनवेल हो गया। वाई, बिकॉज हाई प्रेशर से हाई फ्लो से अगर ऑक्सीजन दिए जाए, टाइडल वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो तो वो क्या करवा देता है, नंबर 1 ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वो हाइपोक्सिक वेजो कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर देगी और जो बुल्ले हो गए उनका रप्चर करवा देगी। मतलब हाई फ्लो ऑक्सीजन लेने की वजह से बुल्ले रप्चर हो गए और स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा ऑक्सीजन इंड्यूस हाइपर कैप्निया भी हो सकता है, मतलब जो ऑक्सीजन है और रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देगी। 17 ईयर ओल्ड बॉय वाज परफॉर्मिंग स्टंट्स, जिसकी वजह से वो गिर गया लंबर एरिया पर, इमरजेंसी में आया है, उसका टेकिकार्डिया है, BP बिल्कुल ठीक है, ब्रूजिंग और टेंडरनेस है ओवर द राइट लंबर एरिया। तो व्हाट इज़ द बेस्ट स्टेप फॉर द मैनेजमेंट, तो आपने क्या करना है, एब्डोमन का CT कराना है बिकॉज टू सी अनदर इंजरीज। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की इंजरी वगैरह को देखने के लिए आपने CT स्कैन करवा देना है। 14 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद अ बायलैटरल नी पेन एंड स्वेलिंग फॉर द पास्ट 2 वीक्स। ओके, जॉइंट्स की स्वेलिंग है, मॉर्निंग स्टिफनेस है और पिंक रैश है ऑन द चेस्ट। तो दिस इज़ द टिपिकल स्नैरी ऑफ जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, जिसमें ओलिगो आर्टिकुलर आर्थराइटिस होता है और रैश देखने को मिलता है ऑन द चेस्ट। तो जो सिस्टमिक ऑनसेट जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस टीनेजर्स में होता है
ओलिगो आर्टिकुलर आर्थराइटिस होता है। सिस्टमिक सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, रैश, पिंक रैश होता है। अडल्ट्स में इसके वेरिएंट को बोलते हैं स्टिल्स डिजीज़ ओवर द एज ऑफ 16। SLE के अंदर मैला रैश होता है। नेक्स्ट इज 3 year-old गर्ल प्रेजेंट विद अ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और वॉमिटिंग। बेरियम एनीमा में पता लगा कि प्रॉक्सिमल कोलोन डायलेटेड एंड डिस्टल कोलोन नैरो होगा। दिस इज द सिनेरियो ऑफ हर्शप्लंग डिजीज़। हर्शप्लंग डिजीज़ के अंदर कौन से न्यूरॉन्स एब्सेंट होते हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज सर्कल ऑफ विलियस को बनाने के लिए कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? आंसर इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। वैसे तो बहुत सारी आर्टरीज इन्वॉल्व होती है। तो सर्कल ऑफ विलियस बेस ऑफ ब्रेन पे होता है एंड दिस इज प्रेजेंट इन द सबरेक्नॉइड स्पेस। ठीक हो गया, CSF के अंदर होता है। अब इसमें एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं लाइक राइट और लेफ्ट। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है। क्लियर। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती है राइट और लेफ्ट। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। ठीक हो गया, तो ये सारी आर्टरीज इन्वॉल्व होती है। एक पेशेंट है 35 year-old जिसको फ्रीक्वेंट हेडेक है एंड मल्टीपल एपिसोड ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फ्रॉम इज नोन ड्राइविंग साइड, और उसको साइड मिरर से देखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। मतलब उसकी जो पेरिफेरल विजन है वो ख़राब हो चुकी है। दिस इज कॉल्ड बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। क्लियर। एंड दिस इज़ ड्यू टू ऑप्टिक क्याज्मा लीजन। और उस पेशेंट को फ्रीक्वेंट हेडेक क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर। क्लियर। तो कोई पिट्यूटरी ट्यूमर है जो हेडेक करवाएगा और ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से बाइटेम्पोरल हेमिनोप्सिया होगा और पेशेंट अपने साइड पे पेरिफेरल साइड पे नहीं देख सकता, खासतौर पर मिरर्स वाली साइड पर। इसके बाद एक्सीलेंट ए गामा ग्लोबिनीमिया। दिस इज कॉल्ड ब्रूटॉन्स ए गामा ग्लोब्यूलिनीमिया। इसके अंदर ब्रूटोन टायरोसिन काइनेज डिफेक्ट होता है। A 58-year-old man present with a shortness of breath on exertion और orthopnea. That means patient को left heart failure और S3 है। S3 is due to rapid ventricular filling. Okay, rapid passive filling की वजह से S3 साउंड सुनाई देती है। 62-year-old woman present with a acute anterior wall MI और उसको थ्रोम्बोलिटिक्स दी गई है। अगले दिन पता लगा कि वो को एक्यूट डिस्निया और हाइपोटेंशन हो चुकी है और न्यू लाउड पैन सिस्टोलिक मर्मर है। डैट मीन्स पेशेंट का पैपिलरी मसल रप्चर हो चुका है विच लीड्स टू एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन। 3 to 5 डेज में देखने को मिलता है। A 32-year-old woman on OCP present with a sudden onset of shortness of breath and pleuritic chest pain. Okay, ठीक है। OCP these include the hypercoagulable state। ठीक है, OCP की वजह से क्या होता है? hypercoagulable state होती है। तो पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और प्लूराइटिक चेस्ट पेन। इसके बाद ए 28-year-old मैन रिटर्न फ्रॉम द हाइकिंग ट्रिप है। हाइकिंग वाला मतलब हाई अल्टीट्यूड पे है और कंप्लेन ऑफ फटीग, माइल्ड एनोरेक्सिया, येलोविशनेस ऑफ आइज़ है। ओके, मतलब उसको बुखार नहीं है लेकिन स्क्लेरा में इक्ट्रस है, जॉन्डस है, टोटल बिलिरुबिन ज़्यादा है जिसके अंदर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दिस माइट बी गिलबर्ट सिंड्रोम। ओके, यानी पेशेंट को वैसे पेशेंट को एनोरेक्सिया है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक जॉन्डस है। एसिम्प्टोमेटिक जॉन्डस है। ठीक हो गया। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि EST ELT नॉर्मल है। A 5-year-old boy is brought to the clinic due to progressive difficulty in walking। ठीक हो, बार बार गिर रहा है, स्टेयर्स को नहीं क्लाइम कर सकता, राइजिंग फ्रॉम द फ्लोर, मतलब उसको प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस है। ड्यूशिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जिसके अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। दिस इज एक्सीलेंट रिसेसिव। A 60-year-old मैन प्रेजेंट विद अ सेंट्रल चेस्ट पेन जो कि लेफ्ट आर्म और जा की तरफ जा रहा है, डायफोरेटिक और लाइट हेडेड है, इन्फीरियर वाल MI है। तो ECG पे क्या मिलेगा? ST सेगमेंट एलिवेशन इन 2-3 AVF। अ सर्जन वाज परफॉर्मिंग लेप्रोटमी और हाउस ऑफिसर ने गलती से नॉर्मल सलाइन एब्डोमिनल कैविटी में डाल दिया। पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे है। ठीक हो गया। तो ये फ्लूइड कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा? इस एक्यूमुलेटेड ऑन द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी इज़ अ डीप मोस्ट डिपेंडेंट साइट। ठीक है, आफ्टर पासिंग ओवर द पेल्विक ब्रीम ये पेल्विक कैविटी में इकट्ठा हो जाएगा। 68-year-old मैन प्रेजेंट विद अ कफ, हेमोप्टिसिस, फटीग और एनोरेक्सिया। और एक्सरे में लेफ्ट हेमी डायफ्राम एलिवेटेड है। डैट मीन्स के लेफ्ट फ्रेनिक नर्व डैमेज हो चुकी है और बायलैटरल चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज हो चुकी है। क्लियर, सही हो गया। तो फ्रेनिक नर्व की पालसी है ड्यू टू एपिकल लंग कैंसर विच इज़ अ पैनकोस ट्यूमर। क्लियर, सही हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं। 35-year-old मेल जो कि एमरजेंसी में आया फॉलोइंग का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ही इज़ कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड। हिज रिस्पायरेटरी रेट 18 है।
लेकिन एग्जामिनेशन के ऊपर वो एसेसरी मसल ऑफ रिस्पायरेशन को यूज़ कर रहा है। तो एसेसरी मसल कौन से होते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल तो नहीं होता, तो ये सेराटस इंटीरियर वाले होते हैं। जो एसेसरी मसल ऑफ रिस्पायरेशन है वो फोर्स्ड ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दीज इंक्लूड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, स्क्लेनस मीडियस, एंटीरियर सेराटस एंटीरियर, पेक्ट मेजर, माइनर, ट्रेपीजियस, लेटिसमस डोर्साई और एब्डोमेन के मसल्स लाइक एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक वगैरह। सही हो गया। जो इंटरनल ऑब्लिक है ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल दीज आर प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक हो गया। 28-year-old वुमेन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, इन अनकॉन्शियस स्टेट है, वो अपनी आंखें नहीं खोल सकती, यहाँ तक कि सुप्राऑर्बिटल प्रेशर लगाने पे भी नहीं है। ओके, यानी इसका GCS हमने कैलकुलेट करना है। तो आइस वाला रिस्पॉन्स तो हो गया E1। ओके, शी ग्रोइंस इनकॉम्प्रीहेंसिबली। ओके, V2 ये तो हो गया। एंड विड्रा हर लिम्ब व्हेन मिड बैली स्टिमुलस इज अप्लाइड। तो बेस्ट आंसर इज तो उसका मोटर रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? मोटर रिस्पॉन्स इज़ 4, क्योंकि जो नॉर्मल मोटर रिस्पॉन्स है वो 6 होता है, लोकलाइज कर रही है तो वो 5 होता है, विड्रा कर रही है तो वो 4 है। क्लियर? तो विड्रा कर रही है तो वो 4 है, तो 4 + 2 + 1 तो 7 आ जाएगा। सही हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एल्डरली लेडी जिसको टर्मिनल ब्रेस्ट कैंसर है, पेन मैनेजमेंट पे है फॉर मेटास्टैटिक डिजीज़, अब वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है अनकॉन्शियस स्टेट में। उसके पीपल्स पिन पॉइंट है लेकिन रेस्पिरेटरी रेट 6 पर मिनट है। डैट मीन्स कि उसको ओपियाइड्स की पॉइजनिंग हो चुकी है। ओके, ठीक हो गया। तो आप क्या दोगे? आप नैलॉक्सोन दोगे। अब पेशेंट वाज ट्रीटेड फॉर मलेरिया एंड GCSPD टेस्टिंग, लेकिन वो वापस नहीं आया। लेकिन 3 महीनों के बाद उसको फीवर के साथ आ गया एंड ही इज़ डायग्नोज विद मलेरिया। तो इसका लाइकली कॉज ऑफ रिकरेंस क्या है? दिस इज़ ड्यू टू हिप्नोजॉइड्स, जो कि वाइवेक्स और ओवेल की वजह से देखने को मिलते होते हैं, और इनके लिए प्राइमाक्विन ऐड करनी होती है। एक बंदा इमरजेंसी में आया विद अ ब्लड इन वॉमिटस एंड साइंस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। ओके, अपर GI ब्लीड की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया। जब एब्डोमन को ओपन किया गया तो पता लगा कि ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ डुडिनम, तो वहाँ पर गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी होती है। A person presented with a right hypochondric pain and progressive abdominal distension, ascites भी हो चुकी है, पैरासेंटेसिस प्लान किया गया है। क्लियर? तो ascites फ्लूइड के लिए आपने कहाँ से सुई मारनी होती है? तो बेस्ट हिज राइट लोअर क्वाड्रेंट 2 सेंटीमीटर बिलो एंड मीडियल टू द इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। दिस इज़ द बेस्ट साइट जहाँ पर इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स डैमेज ना हो। राइट लोअर क्वाड्रेंट में 2 सेंटीमीटर इंफीरोमीडियल टू द इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है और ये करती क्या है? ये कैल्शियम यूरिन को इनहिबिट करती है, इंटरल्यूकिन 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनहिबिट करती है। टेक्रोलिमस और साइक्लोस्पोरिन रट्टा मार लेना। पेशेंट इज़ हैविंग द पेन इन द लेफ्ट थाई। एग्जामिनेशन पे पता लगा कि एडक्टर कैनाल का इन्फेक्शन है। क्लियर? कहाँ चले गए हम? ओके, तो अब कौन सा स्ट्रक्चर स्पेयर्ड हो जाएगा? तो एडक्टर कैनाल के कंटेंट्स में नर्व टू वास्टस मीडियालिस नहीं होती। क्लियर? ठीक हो गया। तो बाकी सब कंटेंट है लाइक फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन, सैफनस नर्व, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। 45-year-old chronic alcoholic patient present with a tingling and numbness in both hands and the feet. ओके, अल्कोहलिक पेशेंट है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई हुई है, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन सेंसेशन भी कम हो चुकी है। दैट मीन्स कि B12 की डेफिशिएंसी लग रही है, तो आपने सीरम B12 के लेवल्स कराने हैं या मिथाइल मेलानिक एसिड के लेवल्स करवा लो। एक पेशेंट नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में आया विद अ कंप्लेन ऑफ हेडेक, एनोरेक्सिया एंड पेनलेस हीमाचूरिया। उसका HB काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और ESR भी काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज़ द RCC, क्योंकि रीनल सेल कैंसर इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, हाइपरटेंशन करवा देता है। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद जिंजाइवल स्वेलिंग एंड रिकरेंट डेंटल इश्यूज, जिसकी वजह से मल्टीपल डेंटल विजिट करवाने पड़े हैं। उसको एपिलेप्सी है और वो कोई ड्रग यूज़ कर रहा है, तो फेनिटोइन होती है जो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया करवाती है। ओके, इसके बाद एक पेशेंट है जिसको मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट दिया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद उसको फटीक, डार्क कलर यूरिन एंड जॉन्डस वगैरह आना शुरू हो गया और उसको एनीमिया और LDH का लेवल भी ज़्यादा है। क्लियर? और पेरिफेरल स्मीयर में बाइट सेल्स भी देखने को मिल रही है। दिस इज द ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी एंड दिस इज ड्यू टू प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करवाती है, जो कि G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में हिमोलिसिस करवा देगी। अब इस पेशेंट को डार्क यूरिन था। डार्क यूरिन का मतलब है कि हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर आना शुरू हो गया है। 28-year-old मेल प्रेजेंट विद इंटरमिटेंट फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, है तो मलेरिया के सारे सिनेरियोज आ रहे हैं।
पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में ट्रोफोजॉइड है विद द शार्पनर डॉट्स, दिस इज स्पेसिफिक फॉर वाइवेक्स एंड ओवेल। तो वाइवेक्स और ओवेल के लिए क्लोरोक्विन प्लस प्राइमाक्विन आपने ज़रूर ऐड करनी है। ठीक हो गया। जो प्राइमाक्विन है वो हिप्नोजॉइड को किल कर देती है। 55-year-old पेशेंट है जिसको हेडेक है, डिजीनेस है, प्रूराइटस आफ्टर हॉट शार, समझ आ गया होगा, पॉलीसाइथीमिया वेरा की बात कर रहे हैं। क्लियर। स्प्लीनोमेगाली है, एलिवेटेड हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रेट है, हाइपरसेलुलैरिटी है, और जो CML होता है उसमें BCR ABL की फ्यूजन होती है, बाकी सब में JAK2 की म्यूटेशन होती है। एक पेशेंट को टॉसिस है, डिफिकल्टी इन चूइंग, डिफिकल्टी इन स्वालविंग, जो कि एक्टिविटी से वर्सन हो जाती है। दिस इज द सिनेरियो ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। A surgeon present with a recent memory impairment, behavior changes and difficulty with the एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, लेकिन उसकी मोटर स्किल्स इंटैक्ट हैं, लेकिन उसका बिहेवियर और पर्सनालिटी चेंजेस ख़राब हो चुकी है। दिस इज़ अ फ्रंटल लोब सिंड्रोम, प्री फ्रंटल सिंड्रोम। 32-year-old वुमेन प्रेजेंट विद कन्फ्यूजन, लो ग्रेड फीवर एंड पेटिकल रैश, HB कम है, प्लेटलेट्स भी कम है, शिस्टियोसाइट है। कोआगुलेशन प्रोफाइल में पीटी और एपीटीटी तो नॉर्मल है, नॉर्मल पीटी एपीटीटी रूल आउट DIC। क्लियर। पर्टिकुलर रैश है और प्लेटलेट्स कम है और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा है। दिस इज़ द क्लासिकल स्नैरियो ऑफ TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, जिसके अंदर एक ट्रायड आपने नोट करना है। वो क्या होता है? माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, क्लियर, एक्यूट किडनी इंजरी एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, साथ में आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलती है और आपको फीवर भी देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट इज 35-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, पहले सॉलिड्स के लिए है, फिर लिक्विड्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर गया और वेट लॉस भी होना शुरू हो गया। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इसोफेजियल कैंसर। विच आर द फॉलोइंग ड्रग जो कि COX-2 को इनहिबिट करती है प्रेफरेंशियली? तो ये कॉक्सिप्स होती है, सिलोकॉक्सिप, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है। तो मिलॉक्सिकाम, पिरोक्सिकाम, मिलॉक्सिकाम ही बेस्ट है। ये COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करती है, लेकिन COX-2 को ज़्यादा करती है। 4-year-old चाइल्ड इज़ ब्राउट टू द पीडियाट्रिक क्लिनिक फॉर द डेवलपमेंटल असेसमेंट। उसका डिस्टिंक्टिव एल्फिन फेसिस है। एल्फिन फेसिस पढ़ के मेरे जहन में विलियम सिंड्रोम आता है। और ये लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं कि स्ट्रेंजर के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। और इनका सुप्रावैल्वुलर अयोर्टिक स्टेनोसिस होती है, कैल्शियम बढ़ जाता है ड्यू टू विटामिन डी सेंसिटिविटी। तो ये इलास्टिन प्रोटीन का मसला होता है। क्रोमोसोम नंबर 7 रट्टा मारना है। 45-year-old मैन जिसको क्रॉनिक कफ, वेट लॉस है, बायोप्सी पर एपिथेलियाइड मैक्रोफेजेस यानी पूरा ग्रानुलोमा बना हुआ है, विच इज सीन इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। A patient present with difficulty moving the right eye medially during the leftward gaze। अब इसको एज्यूम करो, अपनी खुद आइज़ पे अप्लाई करो कि राइट आई है, आपने लेफ्ट साइड पे देखना है। ओके, राइट आई है, आपने लेफ्ट साइड पे देखना है। दैट मीन्स कि आपने मीडियल मूव करना है। मीडियल मूव करना है तो फिर ओकुलोमोटर नर्व चाहिए। और लेफ्टवर्ड गेज, लेफ्ट आई एबडक्ट, ओके, लेफ्ट आई एबडक्ट विद एसोसिएटेड निस्टैग्मस। अगर इप्सिलैटरल एडक्शन नहीं हो पा रही और दूसरी साइड पर निस्टैग्मस दूसरी आइज़ में देखने को मिल रहा है, दिस इज़ ड्यू टू द राइट मीडिया लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस डैमेज हो चुका है। ओकुलोमोटर नर्व्स तीसरी चौथी होती है मिड ब्रेन के अंदर, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं पॉन्स के अंदर होती है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं 30-year-old मेल प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन एंड बायलैटरल फ्लैंक पेन। ओके, बायलैटरल फ्लैंक पेन और दोनों किडनी सूजी पड़ी है। दिस इज़ अ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ और फादर में रप्चर्ड ब्रेन एनेरिज्म की हिस्ट्री है और ये अडल्ट है। दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। फ्री रेडिकल और रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज किस ऑर्गेनेली को टारगेट करती है? ROS आपके उड़ा देती है आपके न्यूक्लियस वगैरह को, क्योंकि इसके अंदर DNA DNA वगैरह चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। क्लियर। तो बल्कि इसने तो फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज किस ऑर्गेनेली को क्लासिकली टारगेट करती है? इसने तो माइटोकॉन्ड्रिया को लिखा हुआ है, हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया से तो बनती है। अच्छा, लिखा भी है कि बनती भी वहाँ पे है, डैमेज भी वहीं से करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर बोथ द सोर्स एंड द टारगेट। लगता है ChatGPT से उठाई हुई है डिस्क्रिप्शन। 65-year-old स्मोकर प्रेजेंट विद टॉसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस यानी हॉर्नर सिंड्रोम है और पेशेंट को शोल्डर पेन और क्रॉनिक कफ, डेट मीन्स पैनकोस ट्यूमर, जिसने करवा दिया है हॉर्नर सिंड्रोम। क्लियर, ठीक हो गया। तो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस? तो स्ट्रेस में आपके कौन से होते हैं? आपके कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। एमरजेंसी के अंदर कैटेकोलामीन, लेकिन स्ट्रेस के अंदर कॉर्टिसोल। 60-year-old वुमेन प्रेजेंटेड विद सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन, साथ में निस्टैग्मा, नोजिया, हेडेक, हैलोस और रेड
हार्ड आई मिल रही है, डेट मीन्स एक्यूट एंगल क्लियर ग्लोकोमा है, प्यूपिल्स भी डायलेटेड होते हैं। 58-year-old मैन विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेटफॉर्मिन पे है, HbA1c काफ़ी ज़्यादा है, BMI भी काफ़ी ज़्यादा है, फिजिशियन ग्लाइसिन ऐड करना चाह रहा है। ठीक हो गया, तो अप्रोप्रिएट स्टेप क्या होगा, आपने सिर्फ ऐड करनी है, मेटफॉर्मिन भी चलाते रहना साथ साथ, क्योंकि मेटफॉर्मिन इंसुलिन को स्पेयर कर देती होती है, वेट गेन को लिमिट कर देती है। ओके, तो ये आ जाएगा 164। इसके बाद चलते हैं 30-year-old वुमेन प्रेजेंट विद अ क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग एंड अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। दिस इज द सिनेरियो ऑफ IBS। IBS के अंदर क्या ऑटोनॉमिक चेंजेस आपको देखने को मिलती है, डिक्रीज पैरासिम्पथेटिक टोन। पैरासिम्पथेटिक टोन जब कम होगी तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी, और जब ये बढ़ जाएगी तो पेशेंट को डायरिया देखने को मिलेगा। 28-year-old सोल्जर फ्रॉम द कराची सियाचिन में जा गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ विद फ्रॉटी स्पुटम, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो चुका है, क्रेफ्ट्स वगैरह डेवलप हुए हुए हैं। 24-year-old पेशेंट जिसको राइनोरिया है, ओकुलर कंजेशन है, हेडेक है और स्नीजिंग है, दैट मीन्स अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसके लिए H1 ब्लॉकर दी गई है। दिस इज़ द H1 हिस्टामिन ब्लॉकर। तो ये क्या होगी, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी फॉर एलर्जिक सिम्टम्स। 55-year-old मैन जिसको सडन पाल्पिटेशन और डिजीनेस है आफ्टर MI। ECG पे पता लगा कि वाइट QRS कॉम्प्लेक्सेस है, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर एरिथमिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, दिस इज ड्यू टू री एंट्री सर्किट। 40-year-old man with a recent left leg DVT develop sudden onset of left sided weakness। ओके, DVT वाले पेशेंट में स्ट्रोक डेवलप हो चुका है, दैट मीन्स पेशेंट में पैराडॉक्सिकल इम्बोलिज्म हो चुका है, एंड दिस इज ड्यू टू EST। और EST ज़्यादा कौन सा होता है, ऑस्टियम सेकेंडम। क्लियर, तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 65-year-old मैन विद अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज़, एमरजेंसी में आया विद अ 2 एपिसोड ऑफ लेफ्ट साइडेड वीकनेस एंड स्लर्ड स्पीच, स्ट्रोक दोबारा हो चुका है। MRI में भी कुछ पता नहीं लग रहा है, MRI में माइल्ड एथीरोस्क्लेरोटिक चेंजेस, सॉरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड में एथीरोस्क्लेरोटिक चेंजेस वगैरह आ रही है। ठीक हो गया, असल में पेशेंट को ना ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स बार बार हो रहे हैं। जब भी पेशेंट को ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स डेवलप होते हैं तो आपने क्या ऐड करनी है, एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल। ओके, और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन भी होती तो वारफिलिन ऐड कर देते। 25-year-old वुमेन जिसको फटीग है, पैलर है, HB कम है, MCV नॉर्मल है, रेटिक्स ज़्यादा है, डैट मीन्स हिमोलिटिक एनीमिया है। पेरिफेरल स्मेयर के अंदर लार्ज ब्लूइश रेड सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। ओके, दीज आर द रेटिकुलोसाइट्स। तो रेटिकुलोसाइट्स के बारे में क्या बात ठीक है कि रेटिकुलोसाइट्स ब्लूइश क्यों होते हैं, बिकॉज इनके पास रेजिडुअल राइबोसोमल RNA मौजूद होता है। क्लियर, ठीक हो गया, तो तो बेस्ट आंसर इज रेटिकुलोसाइट कंटेन रेजिडुअल राइबोसोमल RNA। नेक्स्ट इज 45-year-old मैन प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, ऑर्थोपनिया, बायलैटरल लेग स्वेलिंग, डैट मीन्स पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह हुआ है, इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम है, डैट मीन्स रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है। क्लियर, दिस इज अ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है। 28-year-old वुमेन विद अ हिस्ट्री ऑफ मिस्ड पीरियड प्रेजेंटेड विद सडन सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन और डिजीनेस, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर है, पैरोटिनाइटिस भी डेवलप हुआ है, पॉजिटिव यूरिन बीटा एसजीजी है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो कि रप्चर्ड हो चुकी है पेशेंट की। ठीक हो गया, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होगी तो फ्लूइड कहाँ सारा का सारा इकट्ठा होगा। क्लियर, रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस। ओके, ठीक है, रेक्टो यूट्राइन पाउच इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ पेरिटोनियल कैविटी इन फीमेल्स व्हेन सुपाइन, तो यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होता है ड्यू टू रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 65-year-old हाइपर टेंसिव मैन प्रेजेंट विथ जनरलाइज्ड वीकनेस है, वो कैप्टोप्रिल ले रहा था फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वाइटल्स ठीक है लेकिन टाल पीक टी वेव है, टाल टेंटेड टी वेव्स, वाइडेंट QRS कॉम्प्लेक्स, एब्सेंट P वेव, दिस इज अ निशानी ऑफ हाइपरकलीमिया। क्लियर, ठीक हो गया, अभी पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है, ये पढ़ लेना। 72-year-old मेल को पाल्पिटेशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है एंड एंकल स्वेलिंग फॉर पास्ट 3 days, दैट मीन्स के पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, साथ में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी डेवलप हुआ है, पल्स इरेगुलर है। क्लियर, तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग फॉर रेट कंट्रोल इन दिस पेशेंट, पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी है, ये भी देख लो। अब पेशेंट को अगर एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है तो बीटा ब्लॉकर तो आप दे नहीं सकते होते। क्लियर, ठीक हो गया, तो आप बेस्ट आंसर इज डाइजॉक्सिन अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है और एट्रियल फिब्रिलेशन भी है।
55 ईयर ओल्ड ओबीस वुमेन जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, मेटफॉर्मिन स्टार्ट किए, HbA1c इंप्रूव कर गया है। मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मेटफॉर्मिन क्या करती है? मेटफॉर्मिन हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर देती है, इंसुलिन को स्पेयर कर देती है। एक चाइल्ड मंकी बार से गिर गया था और उसको स्क्रोटल स्वेलिंग हो चुकी है, पिनाइल ब्रूजिंग है एंड डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, डैट मीन्स के यूरिथ्रा डैमेज हो चुका है। पिनाइल ब्रूजिंग है, स्क्रोटल स्वेलिंग है, डैट मीन्स इसका पिनाइल यूरिथ्रा डैमेज हो चुका है, रप्चर हो चुका है। क्लियर? इसने बल्बर यूरिथ्रा लिखा हुआ है। अच्छा, स्ट्रैटल इंजरीज, ओके, स्ट्रैटल इंजरीज या ब्लंट ट्रॉमा की वजह से लाइक बाईसाइकिल फ्रेम या मंकी बार से गिरने की वजह से जो यूरिथ्रा डैमेज होगा वो होगा बल्बर यूरिथ्रा। ओके, जो पिनाइल यूरिथ्रा इज कॉज्ड बाय पेनिट्रेटिंग इंजरीज और फॉरेन बॉडी इंसर्शन, तो बल्बर यूरिथ्रा इसने बताया हुआ है। ओके, विच इज़ द एंटीरियर यूरिथ्रा। नेक्स्ट इज एक उम्र नहीं बताई हुई फीमेल की। ओके, सडन सिनकोपियल एपिसोड हुआ है 24 है, 24 ईयर ओल्ड वुमेन है। ओके, सडन सिनकोपी ड्यूरिंग वॉकिंग। अब शी इज़ ड्राउजी जिसका पल्स देखो ब्रेडी में चली गई है, साइनस ब्रेडी कार्डी है और क्यूटी इंटरवल बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर, मतलब पेशेंट को टॉर्सिडीज डी पॉइंटिस हो चुका है, टॉर्सिडीज डी पॉइंटिस एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज मैग्नीशियम सल्फेट। 28 ईयर ओल्ड वुमेन ने एक बेबी को डिलीवर किया विद सीवियर पीपीआर, शॉक में चली गई है, उसके बाद वो लैक्टेशन नहीं करा पा रही, दैट मीन्स ड्यू टू शी-हान सिंड्रोम। क्लियर? ठीक हो गया। लेकिन अगर सारे के सारे हार्मोन्स कम हो गए हैं, दिस इज द पोस्ट पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। क्लियर? क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऑप्टिक याज्मा डैमेज हो चुका है। व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ वाटरी डायरिया इन अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड? आंसर इज रोटा वायरस। बच्चों में रोटा वायरस होता है। क्लिनिकल सैंपल वाज सेंट इन अ स्टीराइल कंटेनर, उसमें पॉजिटिव ग्रोथ मिली है, लेकिन जो रूटीन मेथड्स थे वो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, ना ही ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जा सकता है। तो बेस्ट आंसर इज क्या करेंगे इसके लिए? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट या पीसीआर करेंगे। या कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते या कल्चर नहीं कर सकते तो पीसीआर या न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट किया करेगा। क्लियर? इसके बाद है कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स। कॉर्टिकोपोन्टाइन यानी कॉर्टेक्स से जाएंगे, लेफ्ट पोन्टाइन न्यूक्लियस पे जाएंगे। क्लियर? फिर जो पोन्टो सेरिबेलर होते हैं वो पोन से जाती है सेरिबेलम के पास, स्पेसिफिकली राइट सेरिबेलम के पास। क्लियर? ठीक हो गया, राइट सेरिबेलम के पास। क्लियर? तो इस तरह स्नल एनाटमी है कि जो पोन्टो सेरिबेलर एक्सॉन्स होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं दूसरे साइड पर मिडल सेरिबेलर पोडेंकल में जाते हैं और वो दूसरे कॉन्ट्रोलैटरल सेरिबेलर कॉर्टेक्स में जाते हैं। अब पेशेंट डेवलप फीवर, चिल्स, हाइपोटेंशन, दैट मीन्स पेशेंट को सेप्टिक शॉक हो चुका है। नहीं, सेप्टिक शॉक ना कहो, फीवर, चिल्स, हाइपोटेंशन, बैक पेन आफ्टर रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दैट मीन्स हिमोलिटिक रिएक्शन हो चुकी है। लैब्स में पता लगा हीमोग्लोबिन यूरिया एंड पॉजिटिव डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। दिस इज द एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। 68 ईयर ओल्ड वुमेन को एट्रियल फिब्रिलेशन है, कन्फ्यूजन, एनर्जेक्सिया और विजुअल हेलोस है। ईसीजी में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आया हुआ है और वो डाइजॉक्सिन पे है और फ्यूरासिमाइड पे है। क्लियर? ठीक हो गया। और पेशेंट का देखो पोटेशियम देखो काफ़ी ज़्यादा कम है। असल में पेशेंट को पोटेशियम कम होने की वजह से डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गया जिसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है। तो हाइपोकलीमिया ने डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ा दी है और डाइजॉक्सिन इन रिटर्न हाइपरकलीमिया करवा देता है। इसके बाद नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में इंट्राप्लूरल प्रेशर -7.5 होता है एट द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक हो गया। ओके, तो एट द पीक ऑफ डीप इंस्पायरेशन तो इंट्राप्लूरल प्रेशर कितना होगा? आंसर इज 9.5, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो इंट्राप्लूरल प्रेशर रेस्टिंग कंडीशन में -5 होता है, नेगेटिव होता है एंड ऑफ एक्सपायरेशन पर। ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन -7.5, और अगर डीप करेंगे तो और ज़्यादा माइनस में चला गया। 45 ईयर ओल्ड मैन को पेनफुल ऑप्थेल्मोप्लीजिया, हेडेक, टॉसिस, डिप्लोपिया, दैट मीन्स पेशेंट को कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो चुका है। इसके अंदर तीसरी, चौथी, पाँचवीं की पहली, पाँचवीं की दूसरी और छठी नर्व इन्वॉल्व होती है। तो पेशेंट को लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स होगा। क्लियर? क्योंकि V1 इन्वॉल्व है। 17 ईयर ओल्ड बॉय पार्टिसिपेटेड इन लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन, एट द एंड ऑफ द रेस वो एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक हो गया। अब एट द एंड ऑफ द रेस एग्जॉस्ट हो चुका है, डैट मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया होगा जिसके नतीजे में इंसुलिन कम और ग्लूकागोन बढ़ जाएगा। क्लियर? विच आर द फॉलोइंग एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर गिव राइज टू फेशियल बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्काल्प? तो ये कहाँ से आता है? कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्काल्प न्यूरल क्रस्ट सेल से। हेड एंड नेक का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो न्यूरल क्रस्ट सेल से आता है। न्यूरल क्रस्ट सेल्स फेशियल बोन्स बनाते हैं वाया फ्रेंजियल आर्चेस, स्कल का वॉल्ट बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्काल्प एंड फेस, डर्मिस ऑफ फेस, ओडेंटोब्लास्ट,
जो पार एक्सियल मेसोडर्म है ये पोस्टीरियर स्कल की बोन्स और मसल्स बनाते हैं। सरफेस एक्टोडर्म एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड हेयर। एंडोडर्म गट की लाइनिंग बनाती है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म यूरोजेनिटल सिस्टम बनाती है। 60-year-old मैन विद अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म जिसको पाल्पिटेशन और सिनकोपी है। वाइट कॉम्प्लेक्स टकीकार्डिया है। अब पेशेंट को लो पोटेशियम है, लो मैग्नीशियम है, जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो चुका है। क्लियर, ठीक हो गया। तो पेशेंट को एरिथमियास क्यों हो रहा है? हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से, मेनली हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से टॉर्सोइडिस टी पॉइंटिस या वीटी हो जाता है। क्लियर। 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड को क्रॉनिक डायरिया है, फुल स्मेलिंग पेल स्टूल है, फेलियर टू थ्राइव है, अंडर नरिश है। अब पेशेंट को सीलियक डिजीज़ है और सीलियक डिजीज़ के अंदर जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है ए डी ई के, उनकी मैल अब्जॉर्प्शन देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट इज 7-year-old बॉय को सोर थ्रोट है, लो ग्रेड फीवर, ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन है ओवर द टॉन्सिल, डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया का जो एक्सोटॉक्सिन है वो एडीपी राइबोसाइलेशन करता है, एलोंगेशन फैक्टर 2 की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पर है न्यूट्रलाइजेज सर्कुलेटिंग टॉक्सिन बिफोर इट एंटर्स द सेल। डिप्थीरिया, अच्छा, इसको रिवर्स करने के लिए एंटीटॉक्सिन आपने देना है। 32-year-old वुमेन जो कि इमरजेंसी में आया है ना, कोमाटोस कंडीशन, उसका बीपी कम है, हाइपोटेंशन में है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकलीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन, दैट मीन्स उसको एड्रीनल इंसफिशेंसी है। क्लियर। हर हिस्ट्री रिवील्स दैट शी हैज सीवियर पोस्टपार्टम हैमरेज, जिसकी वजह से वो फटीग और एमेनोरिया हो गया था। बट तो मोस्ट लाइकली दिस इज़ द शीहान सिंड्रोम। ओके, शी हैज़ नो स्किन पिगमेंटेशन। अगर स्किन पिगमेंटेशन होती तो ACTH का लेवल ज़्यादा था। क्लियर, ठीक है। तो इस पेशेंट को शीहान सिंड्रोम है, जिसकी वजह से एड्रीनल हार्मोन्स कम हो गया। 60-year-old क्रॉनिक स्मोकर को कफ, वेट लॉस, हिमोप्टासिस है, लार्ज पेरिफेरल लंग्स मैस है। ओके, और लार्ज पेरिफेरल लंग मैस है और पुअरली डिफ्रेंशिएटेड जाइंट मलिग्नेंट सेल है। ये तो लार्ज सेल कैंसर लग रहा है। क्लियर, ठीक हो गया। और गायनिकोमास्टिया भी आपको देखने को मिलता है। और ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, तो आपको साइनेप्टोफाइजिन और क्रोमोग्रानिन ये आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज acute hemolytic transfusion reaction is type 2 hypersensitivity caused mediated by complement activation. ओके, बेस्ट आंसर कॉम्प्लीमेंट मीडिएट, हालांकि एंटीबॉडीज़ भी आती हैं। 60-year-old पे मैन अनेबल टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब उसको एग्नोशिया हो चुका है। ओके, ठीक हो गया। अल्थो लाइट टच, अच्छा, वो रिकोगनाइज नहीं कर पा रहा विद हिज आइज क्लोज्ड, दिस इज कॉल्ड स्टीरियोग्नोसिस। ओके, क्लियर, ठीक है, ए स्टीरियोग्नोसिस कहते हैं। जो द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेज इन नंबर, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं वाया बाइनरी फिशन, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो असल में बैक्टीरिया ही तो था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑर्गन परफ्यूजन। ओके, तो ऑर्गन परफ्यूजन के लिए मेन आर्टीरियल प्रेशर होता है। आगे स्मॉल बोवल मोटिलिटी के बारे में क्या बात, ठीक है, कि जो माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स होते हैं ये फास्टिंग पीरियड में होते हैं एंड दीज आर कास्ड बाय मोटिलिन।